नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सोनी आपका स्वागत करता हूं मयूर नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। विद्यार्थियों, हम भोजन और मानव स्वास्थ्य पाठ के अंतर्गत भोजन के बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम मनुष्य के स्वास्थ्य का अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वह किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे आज जल के बारे में। हमने सुना है कि जल ही जीवन है, बिना जल के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सभी सजीवों के लिए जल आवश्यक है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य का जो शरीर है उसमें 60 से 70% भाग वह जल का बना है। हमारे शरीर में कोशिकाओं में होने वाली जितनी भी जैविक रासायनिक क्रियाएं होती है, सारी की सारी क्रियाएं जलीय माध्यम में ही संभव होती है। तो जल हमारे लिए बहुत आवश्यक एक घटक है। और जल को हम भोजन के साथ सीधा ही हम ग्रहण करते हैं, हमारे आहार नाल में जल पहुंचता है। तो सबसे पहले बात करें कि जो जल हम पीते हैं, हम कोई भी जल नहीं पी सकते। हम वही जल पी सकते हैं जिसकी कुछ क्वालिटी हो, क्योंकि यदि हम किसी भी प्रकार का जल पिएंगे तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, हम बीमार होंगे। कौन कौन सी बीमारियां होती है, किस प्रकार की है, उसका भी हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीने योग्य जल की क्या विशेषता होती है। हम किस प्रकार का जल पिए जो हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, हमारे जीवन को लंबा करे। तो पीने योग्य जल की सबसे पहली विशेषता है कि जल में किसी भी प्रकार की कोई तैरती हुई आंखों से दिखाई देने वाली अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कण है, वनस्पति है इत्यादि नहीं होना चाहिए। तो पहली विशेषता कि जल में किसी भी प्रकार की दिखाई देने वाली, आंखों से दिखाई देने वाली कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि अशुद्धि है तो उस जल को हम नहीं पी सकते। दूसरा, जल में किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव जैसे कोई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि नहीं होने चाहिए। जल पूरी तरह से जीवाणु मुक्त होना चाहिए। जब जीवाणु मुक्त जल कैसे होगा, तो जो उबला हुआ जल होता है, जिस जल को आश्वित किया गया है, उबाला गया है, उस जल को उबालने से उसमें किसी भी प्रकार का यदि कोई सूक्ष्म जीव है तो वह नष्ट हो जाता है। तो जल वह सूक्ष्म जीवों से रहित होना चाहिए। दूसरी विशेषता कि जल में किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होना चाहिए। तीसरी विशेषता कि जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस विलय होनी चाहिए। जल में जितनी अधिक ऑक्सीजन गैस विलय होगी उस जल का स्वाद उतना ही बढ़िया होता है। यूँ तो जल का कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन गैस जितनी अधिक होगी उसका स्वाद उतना ही बेहतर होगा। उस जल में किसी भी प्रकार की गंध नहीं होगी। तो जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस विलय हो। चौथी विशेषता कि जल का पीएच का अर्थ है कि जल न तो अम्लीय होना चाहिए, न क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए, उदासीन प्रकृति का होना चाहिए। तो पदार्थ की जो अम्लीयता, क्षारीयता का जो मापने का सूचक है वो होता है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जल का पीएच संतुलित पीएच का मान कितना होता है, तो विज्ञान के अनुसार संतुलित पीएच का मान होता है 7। यदि 7 से पीएच का मान धीरे धीरे कम होता है, घटता है, तो उस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। और 7 से यदि मान बढ़ता है तो उस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय मानी जाती है। 7 पीएच का मान हमेशा ही उदासीन होता है। तो जो आश्वित जल होता है उसका पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, पीने योग्य जल के पीएच का मान हमेशा 7 होना चाहिए। यदि जल का पीएच मान 7 है तो वो पूरी तरह से उदासीन है, हमारे स्वास्थ्य के लिए वह लाभकारी है। तो ये है पीने योग्य जल के गुण, विशेषता। एक बार हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला कि जल में किसी भी प्रकार की तैरती हुई अशुद्धि जैसे कण है, वनस्पति है इत्यादि नहीं होनी चाहिए। आंखों से दिखाई देने वाली किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। दूसरी विशेषता कि जल में किसी भी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो जल में सूक्ष्म जीव उपस्थित है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस जल को उबाल करके, गर्म करके, आश्वित करके हम उस जल को जीवाणु मुक्त या सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर सकते हैं। तो जल में किसी भी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं हो। तो उबला हुआ जल होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अगली विशेषता कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा
वो पर्याप्त होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी जल उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाएगा। जल का पीएच मान ये हमेशा संतुलित होना चाहिए। संतुलित पीएच का मान होता है 7। आगे बात करें कि जल का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से पूछे कि एक व्यक्ति को दिन में कितना जल पीना चाहिए, तो चिकित्सक हमें यही कहेगा कि एक व्यक्ति को दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास जल पीना जरूरी है। और यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा परिश्रम करता है, शारीरिक परिश्रम करता है, तो उस परिश्रम के अनुपात में जल की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। तो कम से कम हमें एक दिन में 7 से 8 गिलास जल पीना आवश्यक है। तो अधिक जल पीने से हमारे शरीर को फायदा होता है या नुकसान होता है? तो अधिक जल पीने से 100% हमारे शरीर को लाभ ही होता है, 100% लाभ होता है। क्या क्या लाभ है? तो ये कुछ लाभ हमारे सिलेबस में है जिसकी हम करते हैं चर्चा। सबसे पहला है कि अधिक जल पीने से हमारे शरीर में विषाक्त जो पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर में उत्सर्जी अंगों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैव रासायनिक जो उपापचय क्रिया है उसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। इन उत्सर्जी पदार्थों का हमारे शरीर में जमाव नहीं होता। अधिक जल पीने से भी पदार्थ हमारे शरीर में मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। यदि हमारा शरीर रोग मुक्त रहेगा तो क्या होगा? हमारी आयु लंबी होगी। शरीर में जब जल की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है, जल की मात्रा हमारे शरीर में पर्याप्त है, हमारे पेट में पर्याप्त जल भरा है, तो जिससे क्या होगा? जिससे हमारा शरीर चुस्त रहेगा, आलस्य खत्म हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो अधिक ऊर्जा बनने हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए और आलस्य को खत्म करने के लिए जल भी महत्वपूर्ण घटक है। तो जल का अधिक सेवन करने से शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अधिक जल पीने से रक्त फिर हमारे पाचन तंत्र से जल जो है वो पाचन तंत्र से रक्त में आ जाता है और रक्त के अंदर आकर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करता है। तो जल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी कार्य करता है। अधिक जल पीने से क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती। जो जब चर्बी जमा नहीं होगी तो व्यक्ति में मोटापा नहीं बढ़ेगा, तो मोटापे को भी खत्म करता है। अधिक जल पीने से किसी भी प्रकार की जो एलर्जी है वह नहीं होती। अगला है फेफड़ों का संक्रमण। फेफड़े हमारे शरीर के एक उत्सर्जी अंग है जो कार्बन डाइऑक्साइड का जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा अर्थात टीबी, आंतों की बीमारियां इससे नहीं होती। अधिक जल पीने से आंतों की बीमारियां जैसे कि आंत के अंदर छाले होना, अल्सर होना, ठीक है, ऐसी बीमारियां नहीं होती। और इसके बाद है कि त्वचा कांति युक्त रहती है। त्वचा में हमेशा चमक बनी रहती है। यदि व्यक्ति ज़्यादा जल पिएगा तो उसका प्रभाव उसकी त्वचा पर दिखाई देगा, उसकी त्वचा में हमेशा चमक रहती है। और सबसे अंत में है कि इससे पथरी होने का खतरा नहीं रहता। हमारे शरीर में वृक्क में कभी भी पथरी नहीं बनती। कब नहीं बनेगी? जब व्यक्ति अधिक जल का सेवन करता है तो ये अधिक जल पीने के फायदे हैं। और हमें कौन सा जल पीना चाहिए? तो हमें इस प्रकार का जल पीना चाहिए। यही क्वालिटी होनी चाहिए। 4 क्वालिटी दी जल में है तो हम उसी जल को पिए। और जब हम इस क्वालिटी का जल पीते हैं तो हमारे शरीर को ये निम्न फायदे होते हैं। अब बात करें कि जल से फैलने वाले रोगों के बारे में, क्योंकि जल में सूक्ष्म जीव आसानी से उत्पन्न हो जाता है और जिससे संक्रामक बीमारियां फैलती है। तो कौन कौन सी बीमारियां फैलती है जल के द्वारा? सबसे पहले बात करते हैं जल से उत्पन्न बीमारियों में वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारियां। जल जनित रोग। जल जनित रोग, कौन कौन सी रोग जो है वो जल से उत्पन्न होते हैं? पहला है वायरस। वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग। तो वायरस से उत्पन्न होता है जैसे कि पोलियो, दूसरा पीलिया जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं,
इन रोगों के नाम हमें याद रखने हैं, पोलियो, पीलिया, फ्लू अर्थात जुकाम। इसी तरह से जीवाणुजन्य रोग, जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग जो जल के द्वारा फैलते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, ये जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। इसी तरह से प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग, प्रोटोजोआ, अमीबायोसिस, जिसे हम पैचिस रोग भी कहते हैं, ये रोग फैलता है प्रोटोजोआ के द्वारा। इसी तरह से कृमिजन्य रोग, कृमि अर्थात कीड़े, वो है बाला या नारू। तो हम बात करते हैं बाला या नारू रोग क्या होता है। बाला या नारू यानी कि कृमि से उत्पन्न होने वाले रोग, जल जनित कृमि से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम है वो बाला या नारू। तो बाला या जो नारू रोग है, इस रोग का जनक है वो है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस यह बाला या नारू रोग के जनक का नाम है। यह जो कृमि है, यह कृमि अपना जीवन चक्र मनुष्य के शरीर में तथा जल में अपना जीवन बताती है। इसका जीवन चक्र 2 जगह पर पूरा होता है। यह अपने अंडे वह मनुष्य के शरीर से बाहर देती है। तो जब वो व्यक्ति बिना छाना हुआ जल पीता है, जैसे कि किसी तालाब या बावड़ी पर व्यक्ति वह सीधा ही उस जल को पी रहा है, तो जल में इसके अंडे, लार्वा पाए जाते हैं। वो सीधे इसके शरीर में चले जाते हैं उस व्यक्ति के, और व्यक्ति के शरीर में जाकर आंतों से वह रक्त में चले जाते हैं। कौन? अंडे या उसका लार्वा। रक्त से यह लार्वा व्यक्ति की मांसपेशियों में चला जाता है, विशेष करके पाँव की मांसपेशियाँ, हाथों की मांसपेशियाँ, और वहाँ जाकर यह कृमि धीरे धीरे विकसित होती है। जब ये विकसित हो जाती है तो शरीर पर एक छोटा सा छाला उत्पन्न होता है, और छाले के फटने से वह कृमि धीरे धीरे बाहर आती है। बाहर आने पर उसकी पूंछ सबसे पहले बाहर आती है, और पूंछ के साथ वह अंडे देना शुरू करती है, जिससे उस व्यक्ति को बहुत अधिक दर्द होता है, मवाद उत्पन्न होता है उस छाले से। और जब व्यक्ति अपने उस घाव को जाकर किसी जल स्रोत में, जलाशय में जाकर वो उसको धोता है, तो वो अंडे वो वापस उस जल में चले जाते हैं, और जल में जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को वह संक्रमित करते हैं। इस प्रकार से इसका जीवन चलता रहता है, बाला या नारू रोग का। तो सरकार के प्रयासों से सन 2000 के बाद में राजस्थान में किसी भी प्रकार की बाला या नारू रोगी को नहीं पहचाना गया है। 2000 के बाद में यह रोग राजस्थान में समाप्त हो चुका है। लेकिन ये रोग उभर सकता है यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो इसलिए हमेशा जल को उबाल करके, छान करके ही पीना चाहिए, ताकि जल में किसी भी प्रकार का यदि कोई सूक्ष्म जीव मौजूद है तो पूरी तरह से नष्ट हो जाए और हमारे स्वास्थ्य को वह प्रभावित नहीं करे।